तो 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ हुआ था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस युद्ध के 500 से ज़्यादा दिन पूरे हो जाएंगे और अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और मैं आपको सही बताऊं, रूस तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। इससे पहले भी यदि आप इतिहास को पलट करके देखें तो रूस एक बार और फंस चुका है। जब यूएसएसआर हुआ करता था तो अफगानिस्तान में एक बार रूस और फंस चुका है और 10 साल तक युद्ध चला। 10 साल तक, सोचिए कितना लंबा टाइम पीरियड होता। और फिर इसके बाद यूएसएसआर को ही वापस लौटना पड़ा, तभी ये तालिबान का जन्म हुआ था। आपका आईआर की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पूरा मुद्दा। उसी समय तालिबान का जन्म हुआ, पूरा कोल्ड वार के टाइम पीरियड पे। और एक बार फिर से रूस फंस चुका है। कैसे फंस चुका है? कोई भी जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है इतना लंबा युद्ध बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। इतने सारे प्रतिबंधों को कब तक जो है झेल पाएंगे। लेकिन अब चूंकि मुद्दा संप्रभुता का है तो ऐसे में कोई भी देश जो है वो कंप्रोमाइज भी नहीं करता है। तो एक लंबा युद्ध चल रहा है। देखो, यूक्रेन का जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, अब बिगड़ रहा है रूस का और अब ये खिंचता जाएगा। कितना खिंचेगा पता नहीं। तो 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और आज के सेशन में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ, क्या रीजन था। बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 500 दिन फरवरी 2022 में चालू हुआ था। 24 फरवरी की दिन थी, ठीक है। और जब रूस ने ये हमला किया यूक्रेन पे तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था इसको, कि हम एक विशेष जो है अपने देश की सुरक्षा अभियान के तौर पे काम करें। पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी और वो पीस कीपिंग फोर्स का जो पूरा का पूरा मामला था वो आज युद्ध जैसी हालात हैं। आज भी वैसे रसिया यही मान के चलता है कि हम तो पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, जो वहाँ पर विद्रोही संगठन है उनको दबाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं। आज के समय पे लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी हो चुके हैं, ठीक है। लाखों की संख्या में, लगभग 63 लाख, एक बड़ा अमाउंट बता रहा हूं। मैं अभी की स्थिति बताता हूं कि वर्तमान की क्या स्थिति है। 63 लाख लोग शरणार्थी बन चुके हैं रूस के आक्रमण से। एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो आपकी है उसकी मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है ये तो एक सरकारी डेटा है। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक कार्यालय के हिसाब से टोटल 9083 नागरिक मारे जा चुके हैं। अभी ये तो सेना के जवानों की अलग लिस्ट है, दोनों तरफ से सेना के जवान मारे गए, रूस की तरफ से भी और जो है यूक्रेन की तरफ से भी। लेकिन यदि नागरिकों की बात करें तो 9083 नागरिक। ये संख्या दिन प्रतिदिन में बढ़ रही है। कितने लोग भूख से मर गए, कितने लोग पलायन से मर गए, उनका कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या में सिविलियन की मृत्यु हो रही है इसमें। हम आज वैश्विक शांति की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था लेकर के बैठे, पर युद्ध समाप्त नहीं हो रहा। लगभग 20 से 25 हजार नागरिक घायल पड़े हुए हैं, अभी भी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति बन गई है। अच्छा, यदि मैं आपको बताऊं कितना पैसा खर्च हो गया अभी तक में, पता है आपको कितना पैसा खर्च हो गया होगा? कुछ आपको उम्मीद है? 1143 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो चुका है। 1143 बिलियन अमेरिकी डॉलर आपको पता है कितना होता है? 1143 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये तो एक रफली जो है कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डेटा है ना। यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो वहीं से डेटा ये पूरा निकल के आया कि 1143 बिलियन डॉलर, इतना पैसा खर्च हो गया। यदि पैसा मिल जाता ना तो आज श्रीलंका और पाकिस्तान सब बहाल हो जाते, इतना पैसा बर्बाद हो गया है। जितने देश, आज अफ्रीकन कंट्री का कितना भला हो जाता। कितनी कब्जा, लगभग यूक्रेन की 20% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। 4 नए प्रांतों को अपने अंडर ले लिया है रूस ने। काफी बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया है, ध्यान रखिएगा। अभी यूक्रेनी सेना लगातार लड़ रही है कई मोर्चों पर। तो 24 फरवरी 2022 का ये पूरा का पूरा संकट चालू हुआ। यूक्रेन संकट अभी भी चल रहा है। विश्व में महंगाई, मंदी जैसी स्थिति आ चुकी है। विश्व के कई सारे देश प्रभावित हो चुके हैं। रूस में प्रतिबंध लग चुके हैं। शरणार्थी संकट आ चुका है, लोग अपना देश छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
और आज जो है आप देखिए रूस में भी बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी बन रहे हैं लोग। यूक्रेन से लोग रूस जा रहे हैं, लोग जर्मनी जा रहे हैं, लोग पोलैंड जा रहे हैं। तो जितने भी आसपास के देश हैं, बेलारूस जा रहे हैं, उन सभी पर जा रहे हैं। ठीक है, यदि टोटल सैनिकों की बात करें कि टोटल कितने सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, तो यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय के डेटा अलग हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय के डेटा अलग हैं। यूक्रेन कहता है लगभग 2,31,700 रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। ये तो डेटा बहुत हाइपर है, और कोई भी कंट्री जब डेटा ऐसा देगी तो दूसरे देश के अब यदि 2,71,000 मतलब माफ करेगा 2,31,000, तो मतलब यदि 2.5 लाख के आसपास रूसी सैनिक मरे तो यूक्रेनी सैनिक तो बहुत मर गए होंगे, है ना। तो डेटा ये मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिए कि काफी बड़ा जो है डेटा है ये आपका। और जो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा भी बताया गया कि लगभग 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक लड़ाके हताहत हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें यूक्रेन की भी सेना है और रूस की भी सेना है, इतनी बड़ी स्थिति है। अमेरिका ने भी अनुमान जताया है कि लगभग इसमें जो है 2 लाख के आसपास लोग हताहत हुए। दोनों तरफ की सैनिकों को देखें, रूस के भी और यूक्रेन के भी, दोनों को मिला के देखें तो अलग अलग डेटा है। रूस को काफी नुकसान हुआ देखा जाए तो। रूस की छवि को, हमको लगता था युद्ध 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा जब ये पूरा संकट चालू हुआ था तो मैंने लगातार वीडियो बनाए थे, आपको कारण भी बताया था, रीजन भी बताया था। ये तो देखिए है मौजूदा हालात। ठीक है, ये तो मौजूदा हालात है। अब मुद्दा ये बताते हैं कि ये जो रूस संकट चालू हुआ, जिसको बहुत सारे जो समीक्षक हैं वो कहते हैं कि नए विश्व युद्ध का आगाज है, ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। और इस संकट के एक बार कारण को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गए, एक समय एक साथ होते थे। तो दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ युद्ध जो है ये लगभग 1 दशक मतलब 10 साल से लगातार चली आ रही एक दूसरे पर कार्रवाइयों का, दोनों पक्षों के द्वारा, कोई एक पक्ष नहीं इसमें जिम्मेदार, जिसमें रूस की बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 10 वर्षों में चले आ रहे आपसी तनाव का परिणाम था ये युद्ध। 10 सालों से तनाव चल रहा था, 2014 में तनाव उच्च स्तर पे पहुंच गया था। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सिंपल से बताता हूं। 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, अब सोवियत संघ क्या है, नाटो क्या है, ये सब चीजें आपको जो मैंने रूस यूक्रेन वाली पहली क्लास है वहां पे डिस्कस किया, वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन 1990 तक यूक्रेन रूस के प्रभाव में था पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हो गया उसके बाद 21वीं शताब्दी जब चालू हुई, इसके प्रारंभिक दशक में ही यूक्रेन ने सोवियत संघ के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहा, रूस के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना चाहा। और जब यह मुक्त होने की बात चालू हुई एक तरीके से, तो नवंबर 2004 में, है ना। अब देखो जैसे मुक्त होने की बात आएगी तो फिर पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ेगा, पूंजीवादी कंट्रीज का प्रभाव बढ़ेगा। रूस ये नहीं चाहता था कि किसी तरीके से यूक्रेन पूंजीवादी पड़ले पे चला जाए, क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद बहुत सारे देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। तो रसिया इस चीज से हमेशा चिंतित था कि कैपिटलिस्ट यहां पर ना आ जाए। ठीक है, लेकिन यूक्रेन अब अपनी एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को संचालित करना चाहता था। लेकिन रूस ने इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप करना चालू किया। नवंबर 2004 में यूक्रेन में चुनाव हुए और कहते हैं उस चुनाव में रूसी समर्थक विक्टर यानुकोविच, इनको सफलता प्राप्त हुई। क्या नाम था? विक्टर यानुकोविच। ये रूसी समर्थक थे। ठीक है, अब जैसे ही विक्टर यानुकोविच जीते, नवंबर 2004 की बात कर रहा हूं, ठीक है, सन 2004 की, अब 2023 में है तो आज से 20 साल पहले की बात है। तो जब रूसी समर्थक विक्टर यानुकोविच जीते तो यूक्रेन और वहां पे जो अन्य राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया कि इस चुनाव में धांधली हुई है। और धांधली होने के कारण से नवंबर में देखो रिजल्ट आया था, दिसंबर और जनवरी में जनता के द्वारा एक बड़ा आंदोलन चालू किया गया जिसको ऑरेंज क्रांति का नाम दिया जाता है। तो 2004 और 2005 के प्रारंभिक चरण में ऑरेंज क्रांति बड़े स्तर पे जो है वहां पर जनता के द्वारा एक जो ये चुनाव हुआ था, चुनाव में जो रूसी समर्थक विक्टर यानुकोविच आए थे उनके खिलाफ चालू हुआ। ठीक है, अब जब ये स्थिति चालू हुई तो अब लगा कि रूस लगातार हस्तक्षेप कर रहा है यूक्रेन में,
तो यूक्रेन ने क्या किया, 2008 में नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर दिया कि भैया पश्चिमी देशों का जो सैन्य संगठन समूह नाटो है, जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे काम करता है, इसकी हमें सदस्यता दे दीजिए। और नाटो भी अपना विस्तार ही कर रहा था। नाटो ने कई सारे यूएसएसआर के देशों को जोड़ भी लिया था, ठीक है। तो कई सारे देशों को, लिथुआनिया हो गया, कई सारे कंट्री जो वहां पे हैं, बाल्कन कंट्रीज हैं, सबको अपने साथ जोड़ना चालू कर गया। तो यूक्रेन ने भी आवेदन दे दिया 2008 में कि भैया मुझे भी नाटो का सदस्य बनना है। ये बात है 2008 की। फिर कहते हैं इसके बाद फिर से अगेन 2012 के आसपास, 2013 में चुनाव होते हैं और रूसी समर्थक यानुकोविच जो है सत्ता में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब जब सत्ता में वापस 2013 में आते हैं तो रूस का मुख्य उद्देश्य यही था कि पश्चिमी प्रभाव को कैसे भी करके कम किया जाए, ठीक, पश्चिमी प्रभाव को कम किया जाए। और कहते हैं 2014 में फिर से एक जो है आंदोलन चालू हुआ इसके खिलाफ, क्योंकि रूस ने फिर से हस्तक्षेप किया 2013 में यूक्रेन की राजनीति पे। तो जैसे ही रूस ने यूक्रेन की राजनीति में हस्तक्षेप किया 2013 में, तो 2014 में जितनी भी विपक्षी पार्टी थी, वहां की जनता थी, उसने फिर से एक आंदोलन चालू किया जिसको हम यूरो मैदान का विरोध कहते हैं। पहला देखो ऑरेंज क्रांति थी, दूसरा था यूरो मैदान का विरोध। इन दोनों घटनाओं के बाद यानुकोविच को भाग करके शरण लेनी पड़ती है। विक्टर यानुकोविच भाग करके रूस चले जाते हैं। पहले विक्टर यानुकोविच सन 2004 में जीते, विरोध हुआ ऑरेंज क्रांति। फिर दूसरा 2013 में पुनः वापस में आए, फिर विरोध हुआ, यूरो मैदान का विरोध हुआ और इसके बाद वापस चले जाते हैं रसिया। अब जब यह घटना घटती है कि रूसी समर्थक जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको जो है जनता के द्वारा एक तरीके से या विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध किया जाता है, तो रूस इससे आक्रोशित हो जाता है और मार्च 2014 में रूस ने क्रीमिया पे हमला कर दिया। देखो क्रीमिया का एक सामरिक महत्व है। क्रीमिया एक जो है प्रायद्वीपीय जो है हिस्सा था, यूक्रेन का ही हिस्सा था। ब्लैक सागर, काला सागर वहां पे पड़ता है, काला सागर में ही वो हिस्सा जो है आपका था। तो 2014 में क्या हुआ कि सेना भेज करके क्रीमिया पर अधिकार कर लिया गया, ठीक है। किसने अधिकार किया? रूस ने। यानी रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। क्या कर दिया? रूस पे हमला कर दिया। और इसके बाद उसकी सीमा के पास दो क्षेत्र लगे थे, डोनबास क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, एक है डोनेस्क क्षेत्र और दूसरा है लुहांस्क क्षेत्र। ये दोनों यूक्रेन के एरिया थे। किसके साथ सीमा साझा कर रहे थे? रूस के साथ। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, डोनबास क्षेत्र इसको बोलते हैं साझा तौर पे। एक एरिया का नाम है डोनेस्क और दूसरा है लुहांस्क। इन दोनों क्षेत्रों पे अलगाववादी आंदोलन चालू हो गए। क्यों? क्योंकि क्रीमिया में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और जब क्रीमिया में रेफरेंडम हुआ तो क्रीमिया के लोगों ने रूस के साथ जाने का निर्णय लिया। और इसके बाद क्या हुआ, वहां पे जो है सेना भेजी गई और सेना भेज करके प्रॉपर यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया गया 2014 में। तो देखो यूक्रेन इससे परेशान हो गया, क्रीमिया चला गया उसके हाथ से। अब जब क्रीमिया उसके हाथ से चला गया तो डोनेटस्क और लुहांस्क क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन चालू हो गए। और कहते हैं इसमें रूस का बहुत बड़ा रोल था। जब यहां पे लगातार डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र में लगातार अलगाववादी मूवमेंट बहुत गति पकड़ रहे थे, तो इसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नाम आप सभी जानते हैं, अभी भी बड़ा चर्चित नाम है। तो जेलेंस्की ने मार्च 2021 में एक आदेश निकाला और क्रीमिया को रूस के नियंत्रण से मुक्त करा करके वापस यूक्रेन में शामिल करने की बात कही और यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की बात कही, घोषणा कर दी 2021 में कि भैया अब हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे। अब रूस हमें लगातार सता रहा है, लगातार हमें परेशान कर रहा है, ठीक है। और इन सभी कारणों के चलते लगातार एक तनाव उपजा, लगातार जो है इसमें पश्चिमी शक्तियों ने और घी डाला, ठीक है। और इसके बाद कहते हैं कि मार्च 2021 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास किया गया, ठीक है, जिसमें यूरोपीय शक्तियां थीं। और जो है इसमें कहते हैं कि नाटो देशों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चलाया गया 2021 में। इसका नाम था डिफेंडर यूरोप 2021। डिफेंडर यूरोप 2021 चलाया गया नाटो सदस्य देशों के द्वारा, एक सैन्य अभ्यास था ये आपका। इसके बाद जून 2021 में शिखर सम्मेलन था नाटो का, और कहते हैं उसमें बोला गया उस शिखर सम्मेलन में कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता प्राप्त करना उसका एक अधिकार है, उसका राइट है, वो नाटो का सदस्य बन जाता है। और जब ये घटनाएं लगातार चलती गईं, रूस को लगा कि अब शायद यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा। नाटो देशों की भी यही मंशा है, जिनका लीडर अमेरिका है। तो ऐसे में रूस को अपनी सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं
और रूस व यूक्रेन दोनों देशों के लिए यह अत्यंत युद्ध विनाशकारी हुआ और यह युद्ध में कन्वर्ट हो गया 22 फरवरी 24 फरवरी 2022 को। यह युद्ध अभी तक चल रहा है, सतत चल रहा है। एक ही जिद है, यूक्रेन नाटो में जुड़ना चाहता है, रूस उसे नाटो में नहीं जुड़ने देना चाहता है। दोनों के अपने अपने कारण हैं, लेकिन इस कारण में तबाही हो रही है, नागरिक पलायित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था यूक्रेन की तबाह हो चुकी है, रूस की तबाह होने के कगार पे है। और ऐसे में विश्व का 1/3 भूभाग वाला देश रूस कब तक युद्ध लड़ेगा? कितना युद्ध लड़ेगा? कितना युद्ध लड़ेगा? एक समय बाद यह अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। आने वाला संकट और भी गंभीर होगा जब रूस को चीन का साथ मिल जाएगा। अभी भी अप्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए तो रूस का चीन का साथ है, क्योंकि एक तरफ से ट्रेड वार चल रही है अमेरिका और चीन के बीच में, ठीक है। एक तरफ से चीन हमारे लिए भी बहुत बड़ा संकट है, लगातार चैलेंज दे रहा है। तो आने वाला फ्यूचर जो भविष्य होने वाला है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। तो कोविड संकट के बाद रूस यूक्रेन संकट का भी कोई निर्णय परिणाम नहीं निकल रहा है। उम्मीद है कि G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होना है इस बार का सितंबर में, और अगले ही महीने शायद कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। भारत की अध्यक्षता में है, शायद G20 शिखर सम्मेलन में आए हुए सभी देश जो है इस पे मुद्दे पर उठाएं। रूस को जो है, देखो ये मुद्दे, भारत का पक्ष सिर्फ ये है, एक ही है। भारत चाहता है कि इस मुद्दे को बातचीत के माध्यम से डील किया जाए। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता है, बातचीत ही अंतिम समाधान होती है। तो ये पूरा का पूरा मसला था, ये पूरा का पूरा मामला था यूएसएसआर से लेकर के अब तक की पूरी कहानी की कैसे ये युद्ध चालू हुआ। तो निश्चित तौर पे आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कारण आपको कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने आपको कई सारे कारण बताए। शुरुआत में से मैंने अब तक बताया कि पहले जब यूएसएसआर के बाद प्रभाव से मुक्त होना पहला चैलेंज था उसका, फिर रूस के द्वारा यूक्रेन में हस्तक्षेप करना 2004 के चुनाव में, है ना, विक्टर यानुकोविच को सफलता मिलती है। फिर 2013 में फिर ऑरेंज क्रांति होती है, फिर नाटो की सदस्यता का आवेदन 2008 में जाता है, फिर 2013 में फिर से यानुकोविच की सत्ता वापसी होती है। फिर इसके बाद जो है यूरो मैदान विरोध होता है, ठीक है, यूक्रेन के लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर विक्टर यानुकोविच रूस चले जाते हैं, रूस भाग जाते हैं, और इसके बाद क्रीमिया का पर अधिकार कर लिया जाता है। और जैसे ही क्रीमिया पे अधिकार किया जाता है तो डोनबास एरिया में अलगाववादी मूवमेंट चालू हो जाते हैं, डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र में। और फिर लगातार 2021 में जेलेंस्की के द्वारा नाटो की सदस्यता और क्रीमिया को जो है अपना हिस्सा बनाए जाने की बात कही जाती है। और तब से तनाव लगातार बढ़ते बढ़ते 24 फरवरी 2022 को मामला इतना गंभीर हो जाता है कि यह युद्ध में तब्दील हो जाता है, और अभी भी युद्ध चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं। ये बहुत सिंपल से समझ में आ गया? ये बताए कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक, इतना मुद्दा, इतनी सारी चीजें। क्या समझ में आया सभी को? रूस यूक्रेन युद्ध, ठीक है। बाकी मेरे 2-3 वीडियो हैं इसी करंट अफेयर्स विशेषांक वाला, जो टेलीग्राम जो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, वहां पर पड़े हुए हैं रूस यूक्रेन को लेकर शुरुआती वीडियो, तो वो जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी इसको लेकर अपडेट जो भी होगी रूस यूक्रेन को, वो मैं आपको देता रहूंगा। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो अभी मामला चल रहा है, तो अभी इस समय बर्निंग इशू है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए।